हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे किताब का बताने वाला हूं साइंस के। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं जा सकता है, ये 100% मेरी गारंटी है। इतना क्वेश्चन बस आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी, देखना है कि 50 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। लगभग 40 क्वेश्चन का सही उत्तर हमें चाहिए किसी कीमत पे, क्योंकि इतनी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है कि सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो गए होंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर बताना है, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को पहले लाइक करके, और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद तब टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न यह है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। अब ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हो, बताना है कि रिएक्शन किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया का है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कि वियोजन अभिक्रिया का, कि विस्थापन अभिक्रिया का। अब ध्यान से पहले इस रिएक्शन को देखना है आपको। रिएक्शन देखने के बाद आप अनुमान लगा पाओगे कि कौन सा रिएक्शन हुआ है। तो देखो, लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, लोहा क्या कर रहा है कि कॉपर को अलग कर दिया, और लोहा खुद सल्फेट के साथ आके आयरन सल्फेट बना लिया, यहाँ पे मतलब फेरस सल्फेट बना लिया। तो देखो, लोहा ने कॉपर को अलग कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, सभी लोगों ने सही दिया होगा, मुझे मालूम है, 100% मालूम है। सबका आंसर चेक करूंगा मैं, कमेंट करते जाना है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा बड़ा करता हूँ। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए AgCl, ऑप्शन बी PbNO3 होल ट्वाइस, ऑप्शन सी FeSO4, ऑप्शन डी CaCO3। बताओ क्या होगा राइट आंसर कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है। सबको मालूम है ऑप्शन ए होगा, AgCl होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स है, अगर उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम बताइए। ठीक है, अब उस तत्व का नाम बताना है। कोई तत्व यक्स है, उसी तत्व का नाम बताना है। जैसे ही उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो वो काला हो जाता है। वो कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए कॉपर है, कि ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबको मालूम है कि कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कॉपर कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पहला प्रश्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन कॉपर। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होगा। अब H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान कितना होता है बताओ। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, और ऑप्शन सी में यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन सी है 7 से कम, और ऑप्शन डी है 7 से अधिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान पूछा है। सबको मालूम है कि भैया जब H2SO4 आपका अम्लीय है तो अम्लीय का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। सिंपल जवाब दे दोगे, 7 से कम, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे 5वां क्या बोल रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। अब कोई एक विलयन है जो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, उसका pH मान कितना होगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, और ऑप्शन डी 10। बताओ क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नीला लिटमस को लाल कर देता है। मैंने ट्रिक बताया था अनिल हमने ट्रिक बताया था कि जो अम्ल होता है ना वो नीला को लाल कर देता है। तो देखो, नीले लिटमस को लाल कर देता है, 100% अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, मतलब 7 से कम मतलब ऑप्शन डी, क्योंकि 7 से कम यही तो है 6, बाकी सब तो 7 से अधिक हैं। एक साथ है तो उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6, मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 बताओ। प्रश्न नंबर 6 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। अगर प्योर आप लोगों का वाटर है, शुद्ध जल, उसका pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो शुद्ध जल का pH मान सबको मालूम है कि उदासीन होता है भैया, बिल्कुल 7 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, ऑप्शन डी CaOCl2, ऑप्शन डी NaOH। बताओ तो देखो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिंपल जवाब आप दोगे कि ऑप्शन नंबर बी होता है Na2CO3।
इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और जो पहला वाला है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाले सोडा का, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। ये अब जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये होता है विरंजक चूड़ का। ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप लोग जानते ही हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर देखो 8वां। क्या है प्रश्न नंबर 8वां? कह रहा है कि यहाँ पे भरना आपको कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब इनमें से कौन अगर ठंडे तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कार्बन। बताइए प्रश्न नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉपर नहीं, जिंक। ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि जिंक जब हम लोग तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो 8वें का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? जिंक। ठीक है, याद रखना, भूलना मत, एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस देगा? ऑप्शन ए Ag, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? सबको मालूम है भाई कि यहाँ पे सोडियम, क्या है? सोडियम। अगर सोडियम को अगर ठंडे जल में अगर आपने डाल दिया तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? कुचालक मतलब समझते हो, इसमें से ऊष्मा न जा सके, ऊष्मा प्रवाहित ना हो पाए। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी लोहा। बताओ कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? मेरे प्यारे विद्यार्थी सबका आंसर आएगा सीसा, क्योंकि पारा से तो धारा चली जाएगी, सोडियम में भी ऊष्मा, लोहा में भी। सीसा जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। बाकी अब पारा हुआ, सोडियम हुआ, लोहा, ये सब क्या होती हैं? सुचालक। ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक, क्या बताना असंतृप्त यौगिक कौन है इसमें से? बताओ। एथेन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी इथाइल एल्कोहल। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको मालूम है कि असंतृप्त यौगिक कौन है इसमें से? एथिलीन। क्या है? एथिलीन क्या है? असंतृप्त यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है? यकृत स्रावित करता है। यकृत मतलब समझ रहे हो? लीवर। लीवर क्या स्रावित करता है? लार, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी पीत रस, ऑप्शन डी आग्नाशयिक रस। बताओ प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सबको मालूम है कि यकृत क्या करता है? पीत रस स्रावित करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, यकृत स्रावित करता है पीत रस को। चलो फटाफट बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 13 क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण मतलब समझ रहे हो? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ तो देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? उपयुक्त सभी। क्योंकि जो भोजन अपना स्वयं बनाता है, जैसे में पौधा, तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो पौधा को भोजन बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भूलना मत एग्जाम में। चलो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए जड़ों में, ऑप्शन बी रंध्रों में, ऑप्शन सी वात रंध्रों में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। बताओ द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं, सिंपल, आप लोग आंसर जानते हो इसका। रंध्र में कौन सी कोशिका पाई जाती है? द्वार कोशिकाएं। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न नंबर 15वां। पादप में जाइलम का कार्य होता है। बताओ पौधे में जो जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, ऑप्शन बी जल का संवहन, ऑप्शन डी भोजन का संवहन, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का संवहन। हमने एक ट्रिक बता रखा है आप लोगों को कि ज से जाइलम मतलब जल का संवहन। अगर यहीं पे फ्लोएम पूछता कि फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम मतलब एफ मतलब फूड, भोजन का संवहन। तो याद रखना जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करता है, दोनों याद रखना। चलो देख लो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ऑप्शन बी ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी प्रकलिका। ठीक है,
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पे कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, अनुकूल, अगर अनुकूल रहता है, अनुकूल इसमें सभी हैं, लेकिन अधिक अनुकूल पूछ रहा है पौधों में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तना। पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तना होता है, याद रखना, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन पढ़ता हूँ बताना। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिंबवाहिना। बताओ मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है, तो ये जो शुक्रवाहिका यही मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिना ये सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ये शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलो देखो प्रश्न नंबर 18, समजात अंग का उदाहरण है, बताओ चारों में से समजात अंग का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। याद रखना यह प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में 100% देगा यह, ठीक है। समजात अंग का उदाहरण क्या है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं सभी समजात अंग के उदाहरण हैं, ठीक है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 क्या है कि मेंडल के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लो इसको। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। देखो याद रखना ये चीज़, शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप पूछ रहा है, ठीक है। किसके अनुसार, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप। ऑप्शन ए कैपिटल टी टी, ऑप्शन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी स्मॉल टी टी, ऑप्शन डी स्मॉल टी कैपिटल टी। बताओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर जवाब देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैपिटल टी टी। चलो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 में क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सिंपल है, सब लोग जवाब दोगे। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो देखो मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सबको मालूम है, ऑप्शन नंबर सी 46 होती है। तो 20वें का जो है आप लोगों का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 21, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, बताओ पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX और ऑप्शन सी बताओ यहाँ पे Y कि ऑप्शन डी X। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। प्रश्न क्या था कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको मालूम है कि X और Y होता है पुरुषों में, ठीक है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, इसका उत्तर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर फिजिक्स पढ़े होगे तो तुरंत आंसर दे दोगे। समतल दर्पण पूछा है ना, समतल दर्पण का आवर्धन होता है 1, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ये तो न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। बताओ एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है। बताओ ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे दिया क्या आपको, फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और हालांकि उत्तल दर्पण है तो प्लस में रहेगा ही रहेगा। इसके बाद वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है 2f, ठीक है। तो 2 गुणे f का वैल्यू कितना दिया है 10, 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -25 सेंटीमीटर। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। सबको मालूम है कि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी कितना होगा वो अनंत होगा, मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न, बताओ अभी हमने इस फार्मूले पे क्वेश्चन किया वही फार्मूला आ गया। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में अभीष्ट संबंध क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए r बराबर f/2, ऑप्शन बी r बराबर 2f, ऑप्शन सी r बराबर f, ऑप्शन डी r बराबर 4f। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अभी हमने देखा ना कि यह जो f था, f बराबर यहाँ पे r/2 होता है, लेकिन अगर r निकालें तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। अभी हमने इस वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन किया, मतलब ऑप्शन बी r बराबर 2f। कभी कभी इस तरह भी दे देता है, अगर f का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा r/2। तो कभी कभी ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा, अगर ये देगा तो ये नहीं देगा, अगर ये दिया है तो देखिए ये वाला नहीं दिया है। तो दोनों याद रखना r बराबर 2f, ठीक है। देखो
प्रश्न नंबर 26 क्या है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? सिंपल है इनमें सभी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फिक्स थोड़ी होती है। मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, मिलीमीटर में ले लो, तुम्हारी मर्जी किस में भी ले लो, इनमें सभी। मतलब ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो चलो देखो प्रश्न नंबर 27। देखो प्रश्न नंबर 27 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रश्न नंबर 27 यह है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कह रहा कोई एक दर्पण है, इस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। कौन सा दर्पण हो सकता है? ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 का, ठीक है, या तो समतल होगा या तो उत्तल, क्योंकि समतल दर्पण में भी आप लोगों का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी आप लोगों का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस बात को याद रखना। तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। मतलब वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है? जल का, कि हीरा का, कि कांच का, कि तारपीन के तेल का? तो सिंपल मेरे प्यारे विद्यार्थी सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अगर अपवर्तनांक होता है तो वो हीरा का ही होता है। मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चाहे वो जल से तुलना कराओ या तो कांच से तुलना कराओ या तो तारपीन के तेल का या वायु से, मतलब सबसे अधिक होता है तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि एक पारदर्शी माध्यम से, बहुत ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस प्रश्न को, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, कि सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, कि दोनों माध्यम एक ही हो। बताओ किस कंडीशन में ऐसा होगा कि अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है? किस सिचुएशन में? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी तभी संभव हो सकता है कि जब वो सघन माध्यम से किस माध्यम में जाए? विरल माध्यम में जाए, तभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30वां, कि किसी वस्तु का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। मतलब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा? बताओ, ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर रखोगे, कि ऑप्शन बी फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखोगे, कि ऑप्शन सी अनंत पर रखोगे, कि ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच? बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए तभी संभव हो सकता है जब आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच और मुख्य फोकस F1 के बीच रखोगे, तभी आपको उसका प्रतिबिंब आपको आभासी देखने को मिलेगा, सीधा देखने को मिलेगा और बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ट्रिक लगा लो इस पे, ऑप्शन डी पे। जितने लोगों ने दिया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है, ठीक है। चलो देखो 31 क्या है कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अगर आपका आंख स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपकी आंखों में? कार्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन डी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना पे। तो सिंपल है ना, सबको मालूम होना चाहिए इसका कि अगर स्वस्थ नेत्र है तो भैया प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है, सिंपल, ठीक है। 31 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ, ऑप्शन ए रेटिना पे, तो रेटिना पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि रेटिना पे तो आपका अगर आंख स्वस्थ रहेगा तभी बनेगा। ऑप्शन बी रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन डी नेत्र लेंस पर। बताओ इन्हीं तीनों ऑप्शन में से बताओ। ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, तो तीन ही ऑप्शन में बता दो क्या होगा राइट आंसर 32 का, ठीक है। इतना हिंट हमने दे दिया। तो देखो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होता है कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो बात को याद रखना है, दूरदृष्टि दोष के मतलब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। चलो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कोई प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है सबसे अधिक किन रंग का विचलन होता है, ठीक है।
बताओ। ऑप्शन ए बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी हरे रंग का, और ऑप्शन सी यहाँ पे पीले रंग का, ऑप्शन डी लाल रंग का। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। एक बार और पढ़ देता हूँ क्वेश्चन ताकि समझ में आ जाए कि प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है, सबसे अधिक विचलन होता है। सिंपल जवाब है बैंगनी रंग का, ठीक है। सबसे अधिक अगर विचलन होता है तो बैंगनी रंग का, और सबसे कम अगर पूछ देता है तो किस रंग का बताते हैं, लाल रंग का, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। बताओ प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात। तो सिंपल है ना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, मतलब उसका वेग, क्योंकि निर्वात में बहुत ही विरल माध्यम होता है, थोड़ा सा भी धूल कण नहीं होता है। धूल कण नहीं होता तो प्रकाश तेज जाएगी, उसको कोई रोकने वाला मिलेगा ही नहीं। कितना होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, याद रखना। चलो देख लो अगला प्रश्न 35 क्या है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है, आवेश क्यू, आवेश का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी लोग दे पाएंगे कि कूलाम सबको मालूम है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम मतलब सी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो 36 क्या है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक। तो धारा का मात्रक क्या होता है बताओ। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। बताओ क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट छोटा क्वेश्चन है। तो धारा को किस में नापते हो, एम्पियर में। सिंपल ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है 37 क्या है 37, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब धारा, ठीक है, धारा को किस में नापते हैं, मापन किया जाता है, किस यंत्र से नापते हैं, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। बताओ विद्युत धारा का मापन किया जाता है किससे किया जाता है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से, किससे, अमीटर से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 38 क्या है, अच्छा प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ होगा। तो क्या उन्होंने बताया था, ये V और उन्होंने ये I बताया था, उसके बीच ग्राफ कैसा बना था। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन डी अर्धवृत्त, ऑप्शन डी लगातार दिशा बदलती रेखा। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो उन्होंने बताया था कि एक सीधी रेखा बना। कैसा, एक सीधी रेखा, मतलब ऑप्शन ए एक सरल रेखा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न तो सिंपल है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए 726 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन डी 746 वाट, ऑप्शन डी 756 वाट। तो सिंपल है ना, सबको मालूम है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल तो है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक सिंपल सबको मालूम है क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। 40 का ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो अगला प्रश्न नंबर 41 क्या है, हीटर का तार बना होता है। अब बताओ हीटर का तार किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबे का, ऑप्शन बी पीतल का, ऑप्शन डी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी लोहे का। समय दे रहा हूँ, कमेंट करके बताओ कि हीटर का तार बना होता है किसका। सिंपल जवाब दोगे नाइक्रोम का बना होता है, किसका, नाइक्रोम का। 41 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न नंबर 42। अब यहाँ पूछा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है कौन, बताओ। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट सेकेंड। बताओ विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वाट सेकेंड। क्या होती है, वाट सेकेंड, याद रखना विद्युत ऊर्जा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 43 क्या है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। बहुत सोच समझ के जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लो, ठीक है। कि एक गतिमान अगर आवेशित कण है तो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बताओ एक गतिमान अगर आवेशित कण है तो वो उत्पन्न करता है
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कि ऑप्शन डी परस्पर काटती हैं। बताओ 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यहाँ से निकलती यहाँ जाती, यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, ठीक, ऐसे कभी काटती नहीं है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है 45। ये देखो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो प्रश्न में एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ बी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखा है बी है, फिर ए है और तब जाके फाई है। बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो कह रहा है कि बी और ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध होगा। मतलब जो बी है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करता है, ए जो है उसके क्षेत्रफल को डिनोट करता है, और फाई जो है उसके फ्लक्स के संकेत को डिनोट करता है। तो उसके बीच कौन सा संबंध होगा बताओ। ऑप्शन ए फाई बराबर बी इंटू ए, बी बराबर फाई इंटू ए बराबर बी इंटू फाई, ऑप्शन डी ए बी फाई, मतलब तीनों को गुणनफल एक के बराबर होगा। बताओ 45 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, मतलब फाई बराबर बी इंटू ए होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ बी है, बस ये छूटा हुआ है, यहाँ बी कर लेना। ठीक है, कि बी ए और फाई क्रमशः इसको डिनोट करते हैं, तो इनके बीच कौन सा संबंध होगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है 46। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बताओ विद्युत जनित्र की बात कर रहा है कि जो विद्युत जनित्र होता है, जनित्र मतलब जनरेटर, वो किसको डिनोट करता है, किसमें रूपांतरित करता है, ध्यान समझना। तो सबको मालूम है कि देखो विद्युत जनरेटर में क्या होता है, पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा पहले हैंडल मारते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं तब जाके वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मतलब सिंपल ऑप्शन सी। ठीक है, पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तब जाके वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत जनित्र की बात कर रहा है, जनित्र मतलब जनरेटर। ठीक है, चलो अगर यही मोटर रहता तो क्या होता, मोटर रहता तो पहले हम उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तब वो हमें यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये भी याद रख लो यहीं पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है। अगर प्रेरित विद्युत धारा ज्ञात करना है तो कौन सा नियम लगाएंगे। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा राइट आंसर। कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अगर ज्ञात करनी होगी तो कौन सा नियम लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो 48। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, अगर लघु पथन के कारण परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित हो जाता है। बताओ लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो देखो होता यह है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के कारण विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो 48 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 49। ये प्रश्न तो अभी हमने बताया था, बताओ क्या होगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, मोटर जो है वो परिवर्तित करेगा। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो अभी हमने बताया कि विद्युत मोटर जो होता है, तो मोटर में हम लोग पहले विद्युत धारा देते हैं तब वो हमें हवा देता है। जैसे पंखा में अगर हम बात करें, पंखा में जो मोटर लगा होता है तो पहले उसमें हम लोग क्या देते हैं, विद्युत धारा, तब वो हमें यांत्रिक ऊर्जा हवा देता है। मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। पहले हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा देंगे तब जाके वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होगा। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 लास्ट प्रश्न है और उसका उत्तर सब लोग सही देना। क्या है, वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर किस राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स का, ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, कि ऑप्शन डी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। बताओ वेबर जो है वह किस भौतिक राशि का मात्रक है। वेबर किस राशि का मात्रक बताओ। ठीक है, तो जो वेबर जो है वो किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है,
तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखा आपने कि 50 क्वेश्चन हमने कराया, 50 में तो 40 सही होना ही चाहिए किसी कीमत पे आप लोगों का। चाहे जितना भी हो शेयर करके जरूर बताना, मैं सबका कमेंट देखूंगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर तो करना भूलना नहीं बिल्कुल, जितना भी हो सके उतना शेयर करो। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।